21 फरवरी 2020 के दिन घबराई और सहमी जरीना कोलकाता पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन गई। जी, मुझे गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करनी है। कल मेरे शौहर दवा खरीदने निकले और अब तक वापस नहीं लौटे। जरीना ने पुलिस अधिकारी को पहचान कराने के लिए अहमद अली का आधार कार्ड और पासपोर्ट दिखाया। 1 महीना बीता पर फिर भी उनका कोई पता नहीं चला, जब एक दिन अचानक जरीना ने अखबार के पन्ने पलटते हुए एक खबर पढ़ी। बांग्लादेश ने मुजीबुर रहमान के भगोड़े हत्यारे को पकड़ा। तब उन्हें पता चला कि उनके पति अहमद अली वाकई में कप्तान अब्दुल मजीद थे और बांग्लादेश राष्ट्रपति के हत्या की साजिश के मुख्य आरोपी, देश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के हत्यारे। कहानी शुरू होती है 50 साल पहले, जब बांग्लादेश के गठन के बाद वामपंथी विद्रोहियों ने मुजीबुर रहमान सरकार के खिलाफ क्रूर युद्ध किया। 14 जून 1975 के रोज घबराए मुजीब ने देश पर आपातकाल लागू करते हुए अन्य सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया और प्रेस की स्वतंत्रता भी छीन ली। संयोग से ठीक 10 दिन बाद इंदिरा गांधी ने भी भारत में बिल्कुल वैसा ही किया। खैर, वापस बांग्लादेश चलते हैं। घोषणा के तुरंत बाद ही जब मेजर सैयद फारूक रहमान ने अपने घर पर शादी की सालगिरह की पार्टी रखी, तब उस अवसर के दौरान एक जैसी सोच वाले सेना के 7 मुख्य अधिकारियों ने एक ऐसी साजिश रची जिससे देश का पूरा भविष्य हमेशा के लिए बदल जाने वाला था। बांग्लादेश की ऐसी हालत रहेगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे, कुछ करना होगा। प्लान के मुताबिक अब्दुल मजीद ने बंगाल लांसर शस्त्रागार से हथियार इकट्ठे किए। फिर 15 अगस्त 1975 की बीच रात 7 षड्यंत्रकारी, कुछ सेना के कप्तान और बंगाल लांसर रेजिमेंट के रिसालदारों के साथ खुद को 4 समूहों में विभाजित कर लिया। एक गुट शेख मुजीब के घर गया, दूसरा उनके भतीजे के घर पहुंचा, तीसरा भनोई के घर और चौथा सबसे बड़ा गुट शेख मुजीब के वफादार सैनिकों पर लगाम लगाने के लिए निकल पड़ा। शेख मुजीब का घर सुबह 5:30 बजे शेख कमाल मुजीब के बड़े बेटे को उनके घर के रिसेप्शन एरिया में पहले ही मार दिया गया। इसके बाद सैन्य खुफिया विभाग के प्रमुख कर्नल जमील उद्दीन अहमद, जिन्हें मुजीब ने फोन किया, तुम्हारे कुछ सैनिक मेरे घर में घुसे हैं, संभालो ने। जमील तुरंत मुजीब के घर पहुंचे। पागल हो गए क्या? बंद करो ये सब, अभी इसी वक्त। जमील उद्दीन को गेट के बाहर ही गोली मार दी गई। तब तक घर के अंदर कातिलों ने मुजीब की पत्नी शेख फजीला तुनिसा मुजीब, उनके छोटे भाई शेख नसीर और छोटे बेटे शेख जमाल को मार डाला था। मुजीब के सबसे छोटे बेटे 10 साल के शेख रसेल और घर के 2 बहुओं को भी गोली मार दी गई। शेख मुजीब ने तब भी ना तो आत्मसमर्पण किया, ना ही आपातकाल आदेश वापस लेने का वायदा, उन्हें भी बेरहमी से मारा गया। हत्यारों ने मुजीब के गार्ड और नौकरों को भी नहीं छोड़ा, जो डर के मारे शौचालय के अंदर छिपे हुए थे। पूरे परिवार में मुजीब की सिर्फ 2 बेटियां शेख हसीना और शेख रेहाना, जो उस समय विदेश पश्चिमी जर्मनी में पढ़ाई कर रही थी, बच गई। दूसरी यूनिट शेख मुजीब के भतीजे फजलोल हक मणि के घर गए और उन्हें और उनकी गर्भवती पत्नी आरजू मणि को मार डाला। तीसरा समूह, जिसमें मजिद शामिल थे, मुजीब के बहनोई अब्दुल रोब सरनियाबाद के घर गए और उन्हें और उनके परिवार के कई सदस्यों को मार डाला। मजिद का काम तमाम नहीं हुआ था। हत्याओं के तुरंत बाद उन्होंने ढाका रेडियो स्टेशन पर कब्जा करके देश के संचार पर काबू कर लिया। चौथा और सबसे बड़ा समूह मुजीब के वफादारों द्वारा अपेक्षित जवाबी हमले को रोकने के लिए भेजा गया। एक छोटी सी लड़ाई और 11 फौजियों की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति के वफादार सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। कुछ हफ्तों बाद नवंबर की शुरुआत में मजिद कुछ सैनिकों के साथ बाकी का काम पूरा करने के लिए ढाका सेंट्रल जेल पहुंचे, जहां उसने 4 नेता जो शेख मुजीब के वफादार थे, जिन्हें हत्या के तुरंत बाद गिरफ्तार किया गया था, उन्हें सलाखों के अंदर ही मार दिया। ऐसा माना जाता है कि डिप्टी आर्मी चीफ जियाउर रहमान को इस साजिश की कम से कम कुछ तो भनक थी। शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के दिन जब जिया को उनके कत्ल के बारे में बताया गया तो वो दाढ़ी बना रहे थे और इस खबर को सुनने के बाद उन्होंने कुछ खास आश्चर्य नहीं दिखाया। सर, शेख मुजीब को सेना के कुछ लोगों ने मार दिया। तो क्या हुआ, उपराष्ट्रपति है ना संभालने के लिए। हत्या के बाद जियाउर रहमान कुछ समय के लिए नए सेना प्रमुख बने, पर अन्य फौजियों ने हटवाकर घर में नजर बंद कर दिया। इसके बाद आने वाले लगातार राष्ट्रपतियों ने मुजीबुर रहमान के हत्यारों की रक्षा की। राष्ट्रपति खोंडेकर मुश्ताक अहमद ने मार्शल लॉ घोषणा के साथ कुख्यात क्षतिपूर्ति अध्यादेश का दाखिला किया। मुजीब के हत्यारे देश के चमकते सितारे हैं और उन पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी।
1979 में जियाउर रहमान अब जब पासा पलट में वे बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने भी हत्यारों की रक्षा की। क्षतिपूर्ति अधिनियम जारी रहेगा। कप्तान अब्दुल मजीद को पुरस्कृत करते हुए उन्हें लीबिया और सेनेगल में विदेशी पोस्टिंग में भेजा गया। 1980 में जब कैप्टन मजिद ने सेना छोड़ी तब उन्हें बांग्लादेश अंतर्देशीय जल परिवहन निगम BIWTC में उप सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। उन्होंने कुछ समय के लिए युवा विकास और राष्ट्रीय बजट विभागों के निदेशक के रूप में भी काम किया। अक्सर वो सबके सामने ढींगे मारा करते थे, वो तो मैं ही था और अगर मैं नहीं होता तो ये लोग वो कभी नहीं कर पाते। लेकिन हालात अब उनके लिए स्थिर होने लगे जब शेख मुजीब की बेटी शेख हसीना, जिन्होंने इस बीच भारत में शरण ली थी, वे सत्ता पाने के लिए 17 मई 1981 में बांग्लादेश लौट आई। शेख हसीना की घर वापसी के ठीक 13 दिन बाद राष्ट्रपति जियाउर रहमान को मुजीब जैसे ड्रामा भरे घटनाक्रम में हत्या कर दी गई। जियाउर रहमान की मृत्यु के बाद उनके उपाध्यक्ष अब्दुल सत्तार ने तेजी से चुनाव बुलवाया और बांग्लादेश के राष्ट्रपति चुने गए। हालांकि वो आम नेता और सेना के बीच में समझौता करने में असफल रहे और मिलिट्री अधिकारियों का उन पर से विश्वास उठ गया। ऐसे हालातों में हुसैन मोहम्मद इरशाद, जो तब सेनापति थे, इस मौके का फायदा उठाते हुए एक अनुशासित, रक्तहीन सैन्य तख्ता पलट में खुद हुकूमत पर कब्जा किया। राष्ट्रपति बनने के बाद इरशाद ने जियाउर का वहीं हथियारों के प्रति रक्षा की नीति को जारी रखा। 1990 में दोनों हत्याएं किए गए राष्ट्रपति युद्धरत परिवार के सदस्य शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना और जियाउर रहमान की पत्नी बेगम खालिदा जिया ने एक दूसरे के प्रति व्यक्तिगत शत्रुता को छोड़कर पहली बार हाथ मिलाया और इरशाद के खिलाफ सड़क पर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी का आंदोलन जारी रखा। भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद इरशाद को कैद में डाला गया। नतीजन बांग्लादेश में हुए 1991 के आम चुनाव, जो पहले सैन्य प्रभाव से मुक्त माने जाते हैं, वे सत्ता में ले आए जियाउर रहमान की पत्नी खालिदा जिया की बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी, जिसने 1996 के चुनाव में एक बार फिर से बहुमत हासिल की जब शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश आवामी लीग 5 सीटों से मात खा गई। लेकिन बांग्लादेश के पूर्व सैन्य तानाशाह इरशाद, जो जेल की कोठरी से चुनाव लड़ रहे थे, इतनी सीटें जरूर जीत पाए कि वे शेख हसीना को समर्थन देते हुए उन्हें बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनने में सक्षम रहे। पहला काम शेख हसीना ने जो किया, आप अनुमान लगा सकते हैं। देश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के हत्यारों को दी गई प्रतिरक्षा अब हटा दी गई है। एक ट्रायल कोर्ट का गठन किया जहां बांग्लादेश की पुलिस कैप्टन मजीद की हर जगह तलाश कर रही थी। जांच शुरू होने से पहले ही खतरे को भांपते हुए अवैध रूप से भारत में घुस आए, जहां उन्होंने मदरसे में शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया और अहमद अली के नाम से कोलकाता के बेडफोर्ड स्ट्रीट में एक आम धार्मिक मुसलमान का जीवन जीने लगा। एक गरीब विधवा जरीन के पड़ोसी उनके पास अहमद अली का रिश्ता ले आए। बेटी शादी कर लो, तुम्हारे सर पर बच्ची की जिम्मेदारी है, वो सब संभाल लेंगे। उसे क्या पता था कि जिस मजहबी शख्स से उसने निकाह किया है वो असल में एक निर्दयी हत्यारा था। उस समय तक बांग्लादेश की निचली अदालत ने 20 में से 15 सैन्य कर्मियों को मौत की सजा दी थी, जिसमें अनुपस्थिति में शामिल थे कप्तान मजिद, जो 6 फरार लोगों में से एक थे। नवंबर 2009 में बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले की पुष्टि की और 15 में से 12 अपराधियों को फांसी देने का आदेश दिया। 2 महीने बाद शेख मुजीब के हत्यारों में से 5 को फांसी दे दी गई। कर्नल राशिद पाशा प्राकृतिक रूप से मरे, जबकि बाकी 6 भगोड़े थे। लेकिन बांग्लादेश ने उन 6 लापताओं को खोजने का इरादा बना रखा था। हम विदेश से सभी फरार भगोड़ों को वापस लाएंगे और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। बांग्लादेश सरकार के अनुसार मजिद को आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध CTTC इकाई की एक टीम ने मीरपुर के पास कोई दरगाह से गिरफ्तार किया। हालांकि माना जाता है कि वे अपने बिछड़े हुए परिवार से वापस मिलने बांग्लादेश गए थे, जिन्हें वो भारत फरार होते समय पीछे छोड़ाए। लेकिन CCTV फुटेज से ये पता चलता है कि मजिद की पहचान की गई थी और उसका पीछा किया गया था जब उसने मेमन सिंह से 15 मार्च के दिन सीमा पार किया और संभवतः उनका अपहरण कर बांग्लादेश में तस्करी की गई। न्यायाधीश के सामने हाजिर किया गया और 12 अप्रैल 2020 को फांसी दी गई। इस गुप्त कार्यवाही के बाद ये संभावना है कि भारतीय विदेश आयोग ने बांग्लादेश को चेतावनी दी, आप भारतीय क्षेत्र में ऐसा अपहरण नहीं कर सकते। अगर आपके पास दूसरों के बारे में जानकारी है तो हम उन्हें प्रक्रिया के अनुरूप गिरफ्तार करेंगे। जल्द ही भारतीय अधिकारियों ने रिसालदार मोसलेम उद्दीन को गिरफ्तार करके उसे 21 अप्रैल 2020 को बांग्लादेश के हाथों सौंपा। हालांकि बांग्लादेश ने ये हैंडओवर की पुष्टि नहीं की और फिर कोरोना वायरस काल में ये खबर दब गई। फरार लोगों में से एक और को भी खोज निकाला गया है। नूर चौधरी कनाडा में छिपा हुआ है। दोनों देश के अधिकारी उसके प्रत्यर्पण के लिए रास्ता तलाशेंगे।
जबकि माना जाता है कि अन्य लोग अमेरिका, लीबिया और पाकिस्तान में छिपे हुए हैं। हथियारों का शिकार 45 साल से चल रहा है और तब तक जारी रहेगा जब तक कि बाकी 5 को पकड़ नहीं लिया जाता या उनकी प्राकृतिक मौत नहीं हो जाती। बिस्बो की शायरी। नाम बदलकर न्याय से छिपता रहा कप्तान, पर आखिर में पुलिस ने लिया उसे पहचान। खूनी साजिश में रहा उसका बड़ा था हाथ, कानूनी पंजा पड़ा अब है उसके माथ।